बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशद कनश मार में मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश में वशता खुशतश में वशी शुमे खुशी बढ़ जावे बात मैं बलूच कौम में बलूच आगे ना मचागे दानी अवार निश्ताती होगी पाकिस्तान दर मुल्क अमाइनी अवार वश पे बात खुशबा चिग्रंज पे बात गोले चारों कश हर वादा गलो शादाब बे बातें कदी गम मगिनता थे जस्ती अमा मर्दम के नादरा हाँ लपा का इज़्ज़त सेहत तंदुरुस्त नसीब का मर्दम की जी रहानी दी पानी कन या लपा के जी हसुता लाज का आमीन 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 सुम आमीन मने वशी वशी गोले चारों का यकरंदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंजुकश मजाने तमश में मेज़बान हुआ बलोच यकरंदी पदश मारा वशत कनियश में वती दोस्तां के बराकश वशी सुबह गोले चारों का मजानी के ज़िमिस्तानी वो ज़िमिस्तान अगू गोशा के बाजी नादराई हम काए जब मोदी सेहत ख्याल नकली ओ जबकि मगब बिजनी कराची गोड़ा कराची ओ लाहौर हर यक रोज पर दो रोज पर जस्ती त्यूगी दुनिया तहाब नंबर 1 ने सरर असा के चिगोशंती केशी माहौल डस्ट वगैरह बासी अमी चीज़ें सरा नी के माहौल शरनई निकोले चारुका का मैं बेचारी जब मैं माहौल शर नबी गुड़ा बाजी चिगुशंती गुआतंकु बाजी वायरसा बाजी जरासीम जस्ती मारा कायत लगनती और जस्ती में तबीयत बाज खराब बैठे ये चीज़ें वजह गोड़ा मारोती बाज ख्याल कनक लूटी खास कर अगुंशे के मार्क्स सीमा ये बेचनी अगर मर डन्ना सफरी चूसी करें वो आई अभी अगर मैं चाह रही कि ज़िमिस्तान अंगू के मर्दम गोशंती के ज़िमिस्तान आती यकियर पशा की यकियर कुल लगी गोशा के बाजी चे गोशंती इकसाम बेनती के बाजे की उशी के ओश की कुल लगी यकियर जो अस्ती बारे चे बड़ी कुल लगी बाजी जोता ही चीज़ अस्ती और पशा के नज़र ज़ुकाम अगर मैं गब बिजनी के ए वादा हर खसारा जो अस्ती इन्फ्लुएंजा अस्ती ना और गोशंती के ए अमशी के अगर तो मनी कशा निश्तगे के माँ चशगहा गोड़म माँ दो सह चशक जना ये बात तई बारी कहती है अम्बे के ए यकी चीज़ पहली अगर मैं लूगे तो का यकी जैसे नादरा आइए तपा के तकुल्ला का गेता पशांगा गेता आई बात जैसे दूमी कस पई सेमी कस पूरे लोगे तो कच्ची तर्रो गर्द का नी चे गोशंती ए नादरा ही दर कहती ये 6 बजे बैठी चूसे ज़िमिस्तान जस्ती ये चीज़ कौम मनी नी दौर से बाबतमा गबजनी चाहिए कि मैं मर्ची की मरागा शतुकात का डॉक्टर मुबशिर साहब जो आइया माँ वशत कनी में मर्ची की मरागा शतका जो पहले भी मैं मरागा शतात का और बाज़ चीज़ा ने बाबत हमारा सर पर ही दाती की अकरंदी पदा मैं मरागा शतकात का चाहिए कि सर्दी और मलूटा के सर्दी और ज़िमिस्तानी मनी गोले चारों को थी बाज़ ख्याल बेकना और जो अस्सी माश में वस्ता बाज़े कटनी भी जीरा वती डॉक्टर साहब कराची बदशुमा आया वजूरत और सेहत बाज़ ख्याल रखने दा वे दिल्ली जोलान के वशत करने में मर्ची की मरागशत का मुबशिर अब्दुल रज़ाक साहब अस्सलाम वालेकुम कैसे ठीक हैं आप खैरियत से आप बताएं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ पर जो है मौसम ठीक नहीं है वो तो है अभी 1-2 महीने मुश्किल है हमको तो जैसे मैंने बलूची में बातें की सारी आपको समझ आ चुकी है हाँ थोड़ा समझ आया थोड़ा सारी नहीं आई थोड़ा ठीक है क्या समझ आया उसमें आपने ये कहा कि नज़ला खांसी जुकाम का आजकल बड़ा वो चल रहा है डस्ट एलर्जी का काफ़ी वो चल रहा है गला ख़राब चल रहा है लोगों का मास्क वगैरह पहनना चाहिए फिर आपने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे और उसके बाद उससे पहले मतलब कि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा पर उससे पहले मैंने कहा था कि अगर हम देखें आए दिन अगर हम कराची को देखें या लाहौर को देखें पूरी दुनिया में जो है वो नंबर 1 चले जाते हैं ऐसे शहरों में जिनका माहौल ख़राब है ठीक है तो इसी वजह से हमें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए बाकी सारा कुछ समझ आ गया जब मैंने बलोची तो ठीक है आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि सर्द मौसम में हम अपना ख्याल किस तरह से रखें और क्या वजूहात है कि जब मौसम सर्द होता है तो नज़ला खांसी जुकाम असल में रीज़न्स ये होते हैं कि सर्दियों में पॉलेंस कहते हैं बहुत ज़्यादा आ जाते हैं डस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है स्पेशली ये जो कुछ इलाकों में या रेगिस्तानी इलाकों में बलूचिस्तान वगैरह में भी बड़े मसले रहते हैं तो उसके बाद हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं सर में दर्द हो रहा है नज़ला हो रहा है बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो रहा है बुखार हो रहा है तो उनके लिए फिर हम अब वो आते हैं और वो कहते हैं कि हम फ़ौरन से ठीक हो जाएं तो उसमें फ़ौरन भी ठीक नहीं हो सकते आपको दवाइयों का कोर्स करना पड़ता है थोड़ा टाइम लगता है लेकिन उसके बाद फिर आप उसमें ठीक हो सकते हैं तो ये वजह है क्योंकि लाहौर में भी स्मॉग बहुत ज़्यादा है कराची का भी वेदर काफ़ी ख़राब रहता है डस्ट बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से ये मसले इसमें थोड़े ज़्यादा रहते हैं हमारे उसमें
आपको भी, अगर मैं बताऊं जी, कि जी। कराची में रहने वाले लोगों को भी नज़ला हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारे आजकल बड़ा कॉमन चल रहा है। तो बस ये वायरल भी हो सकता है, असल में इसके पीछे ये होता है कि ये वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो जो बैक्टीरियल होता है उसमें ये होता है कि हमें 3-4 दिन तक अगर उससे ज़्यादा ये प्रोलॉन्ग कर रहा है तो वो बैक्टीरियल हो सकता है, या नज़ला अगर आपका ग्रीन कलर का या येलो कलर का गिर रहा है तो देयर इज़ अ चांस कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ जा चुका है। तो शुरू में हम लोग गलती ये करते हैं कि अगर कोई पेशेंट है तो हर डॉक्टर या मोस्टली लोग खुद भी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। तो एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। वायरल इन्फेक्शन है तो वो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर वो ठीक नहीं होता, वो बैक्टीरियल में कन्वर्ट हो चुका है, तो फिर आपको जो है वो एंटीबैक्टीरियल स्टार्ट करनी पड़ती है। मतलब अगर जैसे कि मुझे वायरल हो गया और मुझे जो है डेली शो करना है, बिल्कुल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेरा नज़ला भी है और मैं शो जी, नहीं कर जी, सकती, जी, तो जी। इसके लिए मुझे क्या करना इसके लिए चाहिए? कुछ मेडिसिन होती हैं, डिस्लोराटिडीन वगैरह। उसमें ये होता है कि एंटीहिस्टामिन्स वो होती हैं, तो जो हमारे रिसेप्टर्स जो हैं जो कि नज़ला खांसी ज़ुकाम को बहुत ज़्यादा एग्रीवेट करते हैं, हम कुछ मेडिसिन ऐसी दे देते हैं जिससे वो थोड़ा कम हो जाता है। बाकी स्टीम इन्हेलेशन का बड़ा इसमें जिसे कहते हैं भाप लेना, तो थोड़ा सा लौंग डाल के पानी में भाप लेने का बड़ा फ़ायदा होता है इस मौसम में। या थोड़ा सा, अच्छा विक्स, एक हमारी गलत फहमी है कि विक्स से हम भाप लेते हैं, तो विक्स से नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो लंग में जाके फिर मसला कर सकती हैं। तो विक्स ये है कि आप ऊपर लगा सकते हैं और लौंग में भाप लें थोड़ा सा, और जैसे मैंने आपको बताया एंटीहिस्टामिन्स मेडिसिन है, उससे आपका नज़ला जो है वो कम हो जाएगा। अगर हम भाप और स्टीम की बात करें तो मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दम घुट रहा है। एग्जैक्टली ऐसा होता है। असल में हम लोग कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दें, नेज़ल स्प्रेज वगैरह, तो ये सारे साइनसेस हैं हमारे, ये सारे साइनसेस हैं, अब इसमें नज़ला जमा हो जाता है। तो पेशेंट हमारे पास कभी कभार तो इस तरह से भी आता है कि मेरे कान में दर्द हो रहा है, हालांकि कान का मसला नहीं होता, नाक का मसला होता है। तो इन चीज़ों में अगर हमें स्प्रेज वगैरह देने हैं तो हमें वहाँ पे उस जगह को थोड़ा सा एम्प्टी करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे नज़ला मौजूद है तो वो दवाइयाँ इतनी अच्छी असर नहीं करेंगी, तो उसके लिए स्टीम इन्हेलेशन बहुत ज़रूरी है। शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, 1 हफ्ता मुश्किल होता है, लेकिन जब वो लोड कम हो जाता है नज़ले का तो फिर उसका बड़ा फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए स्टीम इन्हेलेशन का बड़ा रोल है इसमें। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि जो है अमूमन हम वैक्स लेकर उसको जो है पानी में डालते जी, हैं जी, गर्म पानी से, जी। इससे क्या क्या नुकसान होते हैं? इससे इसको सही तरीके से जी clear करें। असल में ये होता है कि हम लोग का एक गलत कॉन्सेप्ट है, हम विक्स लेके करते हैं। विक्स से लंग्स में जो है विक्स के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, पानी उसमें भर सकता है, उसमें विक्स के जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें निमोनिया हो सकता है, तो इसलिए विक्स को नहीं डालना चाहिए। नेचुरली लौंग अल्लाह ने ऐसी चीज़ दी है जिससे उसके फ़ायदे उसी तरह के हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो आप थोड़ा सा लौंग लेके उसको पानी में डाल के फिर आप भाप लें तो बड़ा अच्छा इसका फ़ायदा होता है। तो विक्स अवॉइड करनी चाहिए हम लोगों को। अच्छा, और जो है इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है वो चीज़ें पानी के अंदर डाल देते हैं, लाइक अगर पता है कुछ, अगर मेरी तरह की लड़कियां होंगी तो वो क्या करेंगी, फेस के ऊपर जो है एक मॉइस्चराइजर लगा देंगी, नाक भी सही हो जाए और फेस भी सही हो जाए। वो तो है, देखें लड़कियों के अलग अलग शौक हैं उनको हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो बेसिकली मेडिसिन में जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है वो यही कहा गया है कि इसको इस तरीके से अगर आप ट्रीट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, तो ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि स्टीम वैसे भी ले लें कि फेस के ऊपर जरा मॉइस्चराइजर एग्जैक्टली वो ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करने के लिए और उसके लिए लोग लेते हैं, तो वो बिल्कुल लें। वो तो अपना एक अलग है, उसका डर्माटोलॉजिस्ट उसके बारे में बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हमारे उसमें जो नोज़ के अकॉर्डिंगली है उसमें यह है कि नोज़ पे ज़्यादा फोकस करके अगर लेकिन आपके दोनों काम हो जाएंगे। नहीं, आजकल तो बाय वन गेट वन फ्री है, वैसे भी नज़ला हो रहा है तो क्या मुंह पे भी मॉइस्चराइजर लगा बिल्कुल लगा लें, बिल्कुल कर लें आप, या बल्कि इनफैक्ट पूरा फेशियल के बीच में जो आप भाप ले रहे हैं वही स्टीम ले लें लेकिन बात यह है कि उसमें थोड़ा सा लौंग ऐड कर लें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, मतलब कि जब नजले के लिए हमें भाप लेना है तो हमने नाक के ऊपर फोकस करें। बिल्कुल आप नाक के ऊपर आप वैसे भी कर लें, वो ब्लैक हेड्स आप फेशियल के बीच में कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप रोज तो फेशियल नहीं करवाएंगे, 1 दफ़ा कर लेंगे, 2 दफ़ा कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आपको क्या करेंगे, तो फिर आपका रोल आ जाएगा कि आप नोज के लिए करें और एक और चीज़ मैंने देखी कि जैसे बहुत सारे लोग जो वैक्स होता है वो पानी में मिक्स करते हैं, बहुत सारे लोग उसको नाक पे लगाते हैं। बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको बहुत है आप चेस्ट पे लगा के अपने आप को वार्म कर लें, लेकिन उसकी इनहेलेशन जो है ना वो ख़राब है। तो इनहेलेशन का मतलब ये है कि अगर आप पानी में डाल के उसको भाप के फॉर्म में ले रहे हैं या वैसे ही आप उसको नाक के आसपास लगा रहे हैं, वो गलत है। अगर आप उसको जो है वो डायरेक्ट चेस्ट के ऊपर लगा रहे हैं, टॉपिकल फॉर्म में लगा रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है उसका।
अगर नाक के आसपास लगाए तो उससे क्या नुकसान आता है? उससे कोई इतना नुकसान नहीं है, मैंने कहा इनहेलेशनल नुकसान आता है। अच्छा। अगर आप उसको हवा के उसमें लेंगे तो नुकसान है, अगर आप उसको बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं, नाक पे लगा रहे हैं, चेस्ट पे लगा रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। मैंने देखा कि ऐसी लोगों को नहीं पता होता, छोटे छोटे बच्चों के नाक के ऊपर जो है वो वैक्स लगाया जा रहा है और बकायदा वो जो वो बोतल होती है उसकी ना वो पूरा उसको पूरा भर दिया। नाक के हाँ अंदर वो घुसा गलत है, आप देते हैं। थोड़ा कम लगाएं, बिल्कुल लगाएं, लेकिन थोड़ा सा कम लगाएं। लेकिन ये है कि हम लोग का जो मिसकंसेप्शन है वो इनहेलेशनल गलत है। हम लोग को इनहेलेशनल नहीं करना चाहिए कोई भी विक्स की फॉर्म में, क्योंकि वो आगे जाके नुकसान दे सकती है आपको। अच्छा, और इसके अलावा ये है कि क्या ये जो है विक्स नाक के ऊपर लगाना या बॉडी के ऊपर लगाना, जैसे क्या ये आदत बन जाती है इस तरह? देखें, आप उसको आदत ना बनाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा चेस्ट कंजेशन है और अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कि आप लगा लें तो आप लगाएं, बिल्कुल लगाएं। 1-2 हफ्ते तक आप लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा फिर उसको ना लगाएं। या वो होते हैं कि हम लोग फिर जब भी तबीयत ख़राब हो रही है तो हम यही खुद अपने जो या डॉक्टर ने जो पहले कहा हुआ है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जाना ना पड़े हमें, तो वो गलत है। आप डॉक्टर को दिखाएं, रिकमेंड करते हैं वो तो बिल्कुल आप लगाएं, लेकिन उसका भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता फॉर्म है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करें तो फिर तो वो ख़राब। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो मतलब इस तरह की बहुत सारी जो है चीज़ें हैं उनके आदी हो चुके हैं। अगर हम वैक्स की बात करें, अगर वो वैक्स अपने नाक के ऊपर ना लगाए या वो जो है उसकी एक बोतल होती है उसको ना सूंघते रहें, उनको नींद नहीं आती। जी एग्जैक्टली, ऐसी 2-3 चीज़ें हैं हमारे नोज़ में। एक हमारा मशहूर एक नेज़ल स्प्रे जो लोग गुजरते होंगे, ज़ाइनोसिन नेज़ल स्प्रे। ज़ाइनोसिन नेज़ल स्प्रे इज़ अ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि वो नसों को थोड़ा सा सख्त कर देता है, तो उससे उनको ये फ़ायदा होता है कि जिनकी नाक बंद होती है ना वो लगाने के बाद खुलना शुरू हो जाती है। अब उसका मसला ये होता है कि वो लोग यूज़ करते रहते हैं 2 साल 4 साल, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जब आप उसको छोड़ते हैं तो आपका जितना पहले ख़राब नज़ला था या नाक बनती उससे ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि भाई वेजो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट ख़त्म हो जाता है उसका। तो इन नेज़ल स्प्रेस को कभी भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, या जैसे विक्स आप बता रही हैं उनको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी नेज़ल स्प्रे, स्पेशली ये ज़ाइनोसिन वगैरह, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं जो कि बोलते हैं हमें तो इसकी आदत लग गई है और हम बस इसको यूज़ करते आते हैं। उनको पता भी नहीं होता इस चीज़ का कि ये स्प्रे 1 हफ्ता 2 हफ्ता इससे ज़्यादा यूज़ करने के लिए नहीं है। ये बेसिकली इसलिए होते हैं कि कभी कोई नाक से खून आ रहा हो उनको, तो उसको रोकने के लिए, या कोई बहुत ज़्यादा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है या हम कोई ऑपरेट करते हैं उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम 1 हफ्ते के लिए दे देते हैं। उससे ज़्यादा ये स्प्रेज जो हैं ज़ाइनोसिन वगैरह ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हाँ, कुछ स्प्रेज हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि 1 साल 2 साल तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट देख के कि उसको ज़रूरत है या नहीं है। तो कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं हमारे पेशेंट्स के भी कि जो कंटिन्यूसली उसको यूज़ कर लेते हैं, वो गलत है। जैसे अगर हम देखें कि अभी भी है या 2 महीने पहले जो आंखों की बीमारी चल रही थी और एक के जो है आंख खराब हो रहे हैं और उसके साथ साथ आंखों के साथ साथ उनको फीवर भी हो रहा था, नज़ला जुकाम, ये सब, इसकी क्या वजह? देखें, वायरल फॉर्म अगर होता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक जगह पे अफेक्ट करे ना। हो सकता है वो सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर जाए, कोई और दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर जाए। बैक्टीरिया का भी ये होता है, अगर आपको कहीं एक जगह जख्म हुआ है या कहीं एक जगह बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो ज़रूरी नहीं है वो आपको फिर एक ही साइड पे अफेक्ट करे। वो हो सकता है आपकी बॉडी में ब्लड में जाके दूसरी जगहों पे भी जाके भी अफेक्ट करना शुरू कर दे। तो बेसिकली ये उन्हीं वजहों से होता है कि हमारे खून में जब वो चीज़ आ जाती है तो उसके बाद वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक आंख पे ही अफेक्ट करे, वो हो सकता है आपको दूसरे सिम्टम्स भी देना शुरू कर दे, जैसे फीवर्स हो गया, सोर थ्रोट हो गया, नेजल कंजेशन हो गई। तो देखिए अमूमन जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्दियों में वो ठंडा पानी भी नहीं पीते और उसके अलावा भी जो है उनका गला हमेशा ख़राब रहता है। जी। जो है खांसी रहती है उन्हें, उसकी क्या वजह है? देखिए, 1-2 रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे। एक तो पेशेंट्स इसमें हमें देखने पड़ते हैं, लेकिन होता है एक तो डिविएटेड नेजल सेप्टम हम कहते हैं, जिसमें नाक की हड्डी टेढ़ी होती है। तो नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से उनको पीछे बलगम कंटिन्यूसली, जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रिपिंग कहते हैं, वो कंटिन्यूसली हो रही होती है, तो उस वजह से उनका गला ख़राब हो सकता है। तो उसकी करेक्शन कैसे होगी? नाक की हड्डी सीधी करके होगी। दूसरा रीज़न गला ख़राब होने का ये हो सकता है कि किसी को पेट का मसला होता है, पेट में जलन होती है, जिस वजह से एसिडिटी कहते हैं, वो एसिडिटी पेट से ट्रांसफ़र होकर ऊपर की तरफ जब जाती है तो वो भी गला ख़राब करती है। तो किसी को ये मसला होता है, बेसिकली मसला नीचे से आ रहा है, उनको मेदे से मसला आ रहा है, लेकिन आएंगे हमारे पास गला ख़राब की शिकायत की वजह से, तो हो सकता है इस वजह से ख़राब हो रहा हो। तीसरा रीज़न जो होता है वो ये हो सकता है कोई एलर्जी का मसला हो, उनको एलर्जिक राइनाइटिस हम कहते हैं, कि जिसको थोड़ा सा धूल मिट्टी धुएं में निकल रहा है, या कुछ लोग होते हैं जो कि घर पे जानवर पालते हैं, कोई मुर्गी पाल ली, बकरा पाल लिया, इस तरह जो ये लोग करते हैं, तो
तो उन लोगों में ज़्यादा होता है। घर में कारपेट्स वगैरह लगे होते हैं, उसमें पॉलेंस होते हैं, तो जिसको एलर्जी का मसला होता है उनको फिर जो है वो ये मसला फिर कभी भी किसी वक्त भी आ सकता है, तो उस वजह से भी गला ख़राब हो सकता है। तो फिर इन सब की अलग अलग ट्रीटमेंट है जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है कि क्या किस तरफ जाना चाहिए। और उसके अलावा जो सर्दियों में उन्हें पता है कि ये चीज़ खाने से मेरा गला खराब होगा, वो वो अवॉइड करनी चाहिए। वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। वो बहुत मुश्किल है। वो समझ सकता हूँ, मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो बस ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हमें थोड़ा अगर हम देखें तो अमूमन सर्दियों में वो बहुत सारे जो सारे ही फल वो बहुत तुर्श हैं, ठीक है, खट्टे हैं, पर ये है कि मना किया जाता है कि आप ना लें, इससे गला खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या ऐसा है कि उससे गला खराब हो सकता है? देखिए कुछ हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल ही पाबंदी हो, अल्लाह ताला की नेमत है, बिल्कुल खानी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ लोग ये होते हैं ना कि फिर उसको जो है वो भरपूर खाते हैं और रात में सोते हुए खा रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं, तो फिर उस वजह से या फिर उसमें बर्फ़ डाल डाल के उसको ठंडा कर करके पी रहे हैं बिल्कुल। तो उस वजह से मैं ये कभी भी नहीं कहता किसी को भी कि लोग डॉक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल कुछ होते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ देखिए हर इंसान की ज़िंदगी है, थोड़ा बहुत ज़रूरी है कि आप वीक में 1 दिन 2 दिन, अगर कोई डाइटिंग करता है या कोई बॉडी बनाता है तो वो भी अपनी ज़िंदगी में 1 दिन, 1 हफ्ते में 1 दिन रखता है चीट डे, जिसमें वो अच्छा खाता है पीता है। तो इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में अपने आप को 1 दिन 2 दिन ऐसे दे देने चाहिए जिसमें हम अच्छी चीज़ें खाएं, जो हमारा दिल है वो करें, लेकिन बाकी जो हमारे अगले 5-6 दिन है उनको हम अच्छा यूज़ करें, तो उससे फिर हमें फ़ायदा होगा। नहीं, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, जैसे अगर अनार जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर मैंने वो खा लिया तो उससे मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने जूस ले लिया अनार का, फिर तो देखें आपकी बॉडी उस पर ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, तो आप लेकिन आप भी वो है कि जूस पियेंगे। मुझे तो वही जूस और जहाँ की जूस मुझे अच्छी लगती है, और हाँ। मुझे पता है कि ये जो पीने के बाद मैंने 1 हफ्ते तक बीमार रहना है। मैंने 3 दिन मैं जो है मैं बगैर जबान की बैठ जाऊंगी, शायद मेरे घर वाले सुकून से बैठेंगे, कुछ नहीं बोल रही 3 दिन के लिए। मेरे ख्याल से फिर घर वाले आपको ले जाते होंगे कि आज कि आज उसका ना अगर मेरे दोस्तों को पता चला ना कि मैं जो है यहाँ का जूस पी के गूंगी हो जाती हूँ ना, वो तो रोज लेके आएंगे, गिफ्ट ही कर देना है। तो अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों को, बिल्कुल पिएं, लेकिन थोड़ा आपको पता है एक चीज़ के बारे में कि ये चीज़ मेरा गला ख़राब कर रही है, तो फिर अवॉइड कर लो। तो ये वही चीज़ है ना कि ये आप दिल मुझे मार। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ चीज़ों से हम ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ फल होते हैं। हर इंसान देखें, अगर किसी को आप देखेंगे तो किसी को किसी दवाई से एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो बॉडी उस चीज़ से ज़्यादा रिसेप्टेबल, उसके ज़्यादा एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उसकी वजह से इशू आता है। तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर लें उस चीज़ को, खा लें, अगर आप जूस ना पियो खा लें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, अगर मैं कहूँ कि मैं सुबह सुबह अपने ऑफिस में वो कहते हैं ना क्या इमली होती है, कटारे, वो लेकर आई थी, मैंने खुद भी खाई, अपने दोस्तों को भी खिलाई, मेरा भी गला खराब हो गया। आप बोला सब खामोश हो जाए सब खामोश हो जाए। मैंने उनको नहीं कहा कि आप आगे मेरे साथ खाएं, मैं सिर्फ निकाल के खा रही थी। अब ये अगर आप कोई भी इस तरह की लजीज चीज खाओ तो हर किसी का दिल ललचाता है कि हम ये चीज खाएं, पर ये कि हमें अवॉइड करना चाहिए, पर मैं नहीं कर रही। चले हो जाएगा कोई मसला नहीं, ये चीज है कि आप खाएं पर कम खाएं, जिस तरह मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं इस तरह की चीजें खाऊं, पर कंट्रोल रखना चाहिए। बिल्कुल कंट्रोल रखना चाहिए। और अभी मुझे पता है, जैसे अभी मैं कह रही हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम हो गया जो है मैं नहीं गई, तकरीबन काफ़ी टाइम का मतलब कि 2-3 हफ्ते। सही है, तभी आज आपकी बेहतर है। तभी 2-3 हफ्ते जो है मैंने खुद को रोक लिया है कि मैं ना पीऊँ जूस, क्योंकि मुझे ऑफ नहीं मिलने वाली। हाँ, और आपकी फील्ड भी ऐसी है ना कि आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना बिल्कुल ये है कि मुझे हर वक्त ही, अब मैं यहाँ पे आके जरूर कर सकते। और जब मैं डॉक्टर्स को यहाँ पे बुलाती हूँ आप लोग की सेहत के लिए, तो पहले ये सवाल उठेगा कि खुद तो बीमार बैठी हुई है। तो यही चीज़ है कि हम सबको अपना ख्याल रखना चाहिए। और जब हम बात करें कि जब बहुत ज़्यादा नज़ला हो जाता है, जब हम छींकते हैं तो हमारे कानों में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है, ऐसे लगता है घंटी बजी है कानों में। तो इसकी क्या वजह होती है? देखिए, हमारी अल्लाह ताला का ऐसा है कि हमारी नाक और कान में एक ट्यूब है, जैसे कहते हैं ना पाइप होता है, एक ट्यूब है, एक यूस्टेशन ट्यूब हम उसको कहते हैं। यूस्टेशन ट्यूब का बहुत बड़ा रोल है हमारे उसमें। एक तो ये होता है कि वो नज़ला जो है वो
एक्सक्रीट आउट करता है। दूसरा ये होता है कि उसमें एक प्रेशर डेवलप होता है। प्रेशर ये होता है कि वो कान और नाक के बीच में प्रेशर बना के रखता है, उसको हम 100 mmHg जो होता है वो। अब जब हम स्नीज करते हैं या मतलब छींक करते हैं तो उसमें वो प्रेशर एकदम से बढ़ता है और कम होता है। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ दी है उसके साथ मसल्स वगैरह कि वो ओपन अप होती है और वापस बंद हो जाती है उस प्रेशर पे। लेकिन कभी कभार वो सिक्रीशंस की वजह से, नज़ले की वजह से थोड़ा सा ख़राब चल रही होती है या उसमें नज़ला जमा हुआ होता है, तो क्या होता है कि जब हम अचानक से छींकते हैं या कुछ करते हैं तो हमारे कानों में दर्द आना शुरू हो जाता है। तो उसमें एक और चीज़ भी होती है, जब वो हम लोग एज क्लिनिकली अगर हम पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट को जब हम देखते हैं तो कभी कभार ये होता है कि उसका जो पर्दा होता है, पर्दा यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है, वो बल्ज या रिट्रैक्टेड हो जाती है। उसका मतलब ये होता है कि जब वो वहाँ से प्रेशर नहीं बन पा रहा तो वो जो मेम्ब्रेन है जो कि सुनाई की हमें काम करती है वो बाहर की तरफ या थोड़ा अंदर की तरफ चली जाती है। उसमें कोन ऑफ लाइट होती है जो कि हम क्लिनिकली कहते हैं, वो भी मिस होना शुरू हो जाती है। तो हमें वो ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पता चल जाता है कि उसको मसला बेसिकली कहाँ से आ रहा है। क्योंकि पेशेंट तो हमारे पास आ रहा है, बोलता है मसला मुझे कान में हो रहा है, और वो हुआ क्यों हुआ होता है, नज़ला ज़ुकाम की वजह से हुआ होता है। तो हम फिर उसको जब क्लिनिकली जब देखते हैं तो हम फिर उससे अगला सवाल यही पूछते हैं कि आपको नज़ले खांसी ज़ुकाम का मसला है या थोड़े दिन पहले था, तो वो कहता है हाँ मुझे नज़ले खांसी ज़ुकाम। तो हमारी वो फिर क्लिनिकली हमें पता चल जाता है कि उसको मसला कहाँ से है। तो फिर हम उसको कानों से ज़्यादा नाक की तरफ फोकस करके उसका नज़ला खांसी ज़ुकाम कम करते हैं। एक एक्सरसाइज होती है वेल्सल्वा मैनूवर कहते हैं हम उसको, जिसमें मुंह में हवा फुला के नाक बंद करवाते हैं ताकि वो जो सारा प्रेशर है वो कानों की तरफ वापस जाए। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस के बाद वो 2-3 हफ्ते बाद ठीक होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मुझे याद है जब आपके साथ मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था उसमें आपने कहा था कि एक थेरेपीज भी जो है हम देते हैं जिनको मसला होता है, नज़ला जमा होता है या सुनाई में मसला होता है, वो क्या थेरेपीज होती है, किस तरह की? देखिए मोस्टली तो हम वेल्सल्वा मैनूवर के तरफ जाते हैं। उसमें ये होता है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि मुंह में हवा फुलाओ ऐसे और नाक बंद कर दो, ठीक है, और जो ये हवा ये जो आपकी जमा हुई कोशिश करोगे उसको कानों की तरफ आप जाने की तरफ कोशिश करो। ये ऐसे 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड जितनी देर तक आप कर सको, ये दिन में 5 से 10 मरतबा करना पड़ता है। तो उसके बाद ये होता है जो सिक्रीशंस आपकी जो सारी यूस्टेशन ट्यूब में होती हैं थोड़ी साफ हो जाती हैं, आपका प्रेशर वापस से डेवलप होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि प्रेशर की कमी हो जाती है जिस वजह, तो उससे फिर ये थोड़ा थोड़ा, और फिर हमारे कुछ नेजल स्प्रेज कुछ तरीके होते हैं, तो उसके बाद वो फिर ठीक होना शुरू हो जाता है। तो मेन ये वेल्सल्वा मैनूवर, अगर किसी को ना समझ आया तो वो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकता है वेल्सल्वा मैनूवर। उसमें सिर्फ हवा फुलानी है, नाक बंद करना है, तो प्रेशर, और पेशेंट खुद हमें फिर कहते हैं कि हमें थोड़ा टाइम बाद उससे बहुत फायदा होगा। अच्छा, तो मतलब ये दिन में कितनी मरतबा करना ये दिन में तकरीबन 5 से 10 मरतबा करना चाहिए। अच्छा जी, जिनको ये मसले हैं उनके लिए 5 से 10 मरतबा उनको करना चाहिए दिन में, जब फ्री टाइम मिले उनको तो 5 से 10 मरतबा वो करें। अच्छा अच्छा। और जो है कि बहुत सारे लोगों को मसला होता है कि कान के पर्दे जो है वो फट जाते हैं। जी 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 ठीक है, जी वो जी। किस तरह से रिपेयर होते हैं, क्या वजूहात होती है कान के पर्दे के फटने? असल में कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको कान से पीप आ रहा होता है या पानी आ रहा होता है, वो बोलते हैं कान से पीले कलर का पीप आ रहा है, तो या सुनाई में मसला हो रहा है। अब वो बेसिकली सबसे पहले तो होता क्यों है, तो उसके होने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। एक तो ये होता है कि किसी को बहुत तेज़ गर्दन तोड़ बुखार हुआ बचपन में, उस वजह से हो सकता है। थोड़े से जो सोशो इकनॉमिक मतलब जो पुअर हैं, जो लो एरियाज़ में रह रहे हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा कॉमन होता है। तीसरा ये रीज़न हो सकता है कि जो लोग होते हैं जो कान में कुछ भी डालते रहते हैं, तीली डाल ली, पिन डाल ली कान की सफाई के लिए, बहुत पेशेंट्स ऐसे करते हैं, तो उस वजह से कान का पर्दा फट जाता है। ये जो हम लोग नॉर्मल ईयर के लिए जो हम वो यूज़ करते हैं वो भी ख़राब है, उसको भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए कान में, तो इस वजह से भी फट सकता है। किसी ने मारा हो, किसी के काफ़ी सारे हमारे पास बच्चे आते हैं जिनके उस्ताद होते हैं मदरसे में, वो ज़ोर से मार देते हैं, उस वजह से कान का पर्दा फट जाता है। ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कान का पर्दा फट जाता है। फिर उसके बाद वो हमारे पास आते हैं ईयर कंप्लेन के साथ कि मुझे डिस्चार्ज हो रहा है, सुनाई कम दे रहा है। तो फिर हम जब एग्जामिनेशन करते हैं तो हम एक तो उसका पस CS भेज देते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है जिस वजह से ये मसला हो रहा है। सेकंड ये कि हम जो है उसके कान के पर्दे का सुराग देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि हम उसमें 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है सेंट्रल, एक होता है मार्जिनल, या उसको हम दूसरी ज़बान में कहें तो ट्यूबोटेम्पेनिक और एटिकोएंट्रल। मतलब एक बीच में सुराग है, एक थोड़ा सा कोने पे सुराग है। जो कोने वाला होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, जो बीच वाला होता है वो थोड़ा कम ख़तरनाक होता है। अब उसको ट्रीट कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए ये होता है कि हम अगर बीच वाला है, अगर उसका सेंट्रल जिसको मैं कह रहा हूँ, तो उसमें हम उसको 2 से 3 महीने देते हैं, देखते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा रखा हुआ है कि कुछ चीज़ें हमारी खुद ब खुद रिपेयर हो सकती हैं।
तो हो सकता है कि वो सेंट्रल खुद ब खुद रिपेयर हो जाए, 3 महीने में वो ठीक हो जाए। अगर नहीं होता तो हम एक तो एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप्स देते रहते हैं, बहुत सारी डिफरेंट, जो मैंने PAS कराया उसमें मुझे पता चला कौन सा जरासीम है, तो हमने कान के कतरे देना शुरू कर दिए, कोई एंटीबायोटिक ओरली स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगर 2-3 महीने में ठीक नहीं हो रहा या वो पस दिमाग की तरफ जा रहा है, तो हम फिर उसके कान का दूसरा कान इसमें पर्दा हटा के एक यहाँ से हम चीज़ लेते हैं, टेम्पोरेलिस फेशिया कहते हैं उसको, और उसको फिर हम कान में लगा देते हैं। फिर उसमें डिपेंड ये करता है कि सिर्फ वो पर्दा ख़राब है या उसके कान के अंदरूनी हिस्से यानी कान के अंदर छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो भी ख़राब हो चुकी हैं, या उसके अंदर कितना जा चुका है, तो हम फिर उस हिसाब से उसको हम ट्रीट करते हैं, जिसमें मैस्टोइडेक्टमी होती है, कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टमी होती है, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी होती है, कुछ नाम है तो जो मुश्किल हो जाएंगे हमारी आवाम के लिए, लेकिन वो फिर हम उसके हिसाब से देखते हैं कि कितना हमें अंदर जाने की ज़रूरत है और फिर हम उसकी जगह दूसरा पर्दा लगा देते हैं। तो एक मिसकॉन्सेप्शन मैं यहाँ पे लोगों का ठीक करना चाहूँगा कि लोग ये समझते हैं कि दूसरा पर्दा लगाने से कान की सुनाई ठीक हो जाएगी। तो ये बात हमेशा याद रखें कि कान की सुनाई ठीक नहीं होगी, वो सिर्फ 10 से 15% ही होगी ठीक, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा उस ऑपरेशन के बाद वो ये होगा कि जो पीप है वो दिमाग तक नहीं जाएगा, क्योंकि वो हम उसको क्लियर आउट कर देंगे। अगर वो पीप दिमाग तक चला जाता है तो फिर बहुत सीरियस इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए आप लोगों का अगर कोई डॉक्टर कर रहा है ऑपरेशन की तरफ लेके जा रहा है, तो आप, क्योंकि फिर हमें ये कहते हैं मरीज़ के हमें तो आवाज़ नहीं इतनी सुनाई दे रही, तो वो बेसिक पर्पस सुनाई नहीं होता, वो बेसिक पर्पस वो पीप होता है या वो डिस्चार्ज होता है, जो कि हमें उसको निकालना ज़रूरी होता है। इनकेस अगर वो जो है वो पीप और डिस्चार्ज दिमाग की तरफ जा रहा है तो क्या क्या मसले क्रिएट? देखें, सेरेब्रल एब्सिस हो सकता है, जिसकी वजह से ये होगा कि टांग, हाथ, पाँव वगैरह चलने में मुश्किल, जैसे हम देखते हैं ब्लड प्रेशर के पैरालिसिस मरीज़ होते हैं, उस तरह का मसला होना शुरू हो जाएगा, बहुत तेज़ बुखार होना शुरू हो जाएगा, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे एक सूजन सी बनना, पूरी पीप की बनना शुरू हो जाएगी, गले की तरफ भी आ सकता है। तो बहुत सारे इसके मसले मसाइल हैं जिसको अल्टीमेटली डेथ की तरफ जा सकता है बंदा, तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है हमें कि वो कान की वजह से दिमाग से जाके वो मसला ना क्रिएट कर दे। अगर हम बात करें जो है, जैसे हमने गला ख़राब होने की बात की, हम टॉन्सिल्स की तरफ जाते हैं, टॉन्सिल्स क्या होती है? टॉन्सिल्स बेसिकली ये होते हैं कि सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं कि एक होता है एडिनॉइड, एक होता है टॉन्सिल्स। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें थोड़ा क्या है किस तरह है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। टॉन्सिल्स अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें हम जैसे कहते हैं ना कि हमारे बिल्डिंग के नीचे या हमारे अपार्टमेंट के नीचे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे होते हैं जो कि वो रोक रहे होते हैं कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। इसी तरह टॉन्सिल्स का भी रोल है कि वो बैक्टीरियाज को आते हुए रोकते हैं, गार्ड करते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो उनका बेसिक मेन पर्पज़ है। अब होता यह है कि लोगों को टॉन्सिल्स का मसला ज़्यादातर बचपन में होता है, किसी का बचपन से चलता हुआ आ रहा होता है जो कि जवानी तक या टीन एज या अडल्ट एज या उसके बाद ओल्ड एज तक चलता हुआ आ रहा होता है। तो उसमें ये होता है कि आपके टॉन्सिल्स इनलार्ज हो जाते हैं। बच्चों को मसला ये होता है उसमें कि स्कूल में पढ़ने में मसला होता है। दूसरा, इसके अलावा 5-6 साल तक इनको बार बार गला ख़राब हो रहा होता है, बुखार हो रहा होता है, तो हम क्लिनिकली देखते हैं तो हम देखते हैं इनमें टॉन्सिल्स का मसला है, या उसमें से पस आ रहा होता है, मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। तो उसके कुछ होते हैं, हमारे कुछ इंडिकेशंस हैं कि कब ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए और कब ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि अगर 1 साल में 7 मरतबा या 2 साल में 5 मरतबा या 3 साल में 3 मरतबा कंटिन्यूसली, मतलब हर साल में 3-3 मरतबा अगर गला ख़राब हो रहा है तो हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि किसी को खाने पीने में बहुत मसला हो रहा है तो उस वक्त जाना पड़ता है। तीसरा ये होता है कि इनकी पढ़ाई अफेक्ट हो रही है तो जाना पड़ता है। तो कुछ रीजंस ऐसे हैं कि जिसमें हमें टॉन्सिल्स पे ऑपरेशन पे जाना पड़ जाता है। अगर वैसे ही नहीं तो एंटीबायोटिक्स दे देते हैं हम, और अगर नहीं ठीक हो रहा तो फिर हम उसके बाद टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करते हैं। अब इसमें एक मिसकंसेप्शन है जो पेशेंट्स का एक जिसकी वजह से मैं एक बात करना चाहूँगा कि लोगों का मसला ये होता है कि लोगों का गला ख़राब होता है और वो बेसिकली हो रहा होता है नाक की वजह से, क्योंकि एलर्जी है, गले में पीछे बलगम ख़राब हो रहा है। तो जो टॉन्सिल्स हैं उसके पीछे एक दीवार है जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स, उसको हम कहते हैं फेरेंजाइटिस, ठीक है। तो कभी कभार कुछ पेशेंट्स का कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन हो गया या ये हो गया और हमारा गला ठीक नहीं हुआ, तो उसमें हमें ज़रूरी है ये इवेलुएट करते हैं कि हम उसका एलर्जी की वजह से तो नहीं है। अगर उसका टॉन्सिल हम निकाल भी देंगे तो गला तो फिर भी ख़राब रहेगा क्योंकि पीछे से बलगम गिर रहा है, तो उसके लिए फिर हमें मेडिसिन देनी पड़ती हैं ताकि वो फेरेंजाइटिस ना हो। तो टॉन्सिल्स और फेरेंजाइटिस दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसका एक बड़ा ज़रूरी है समझना कि टॉन्सिल्स ऑपरेशन करा लेना चाहिए, लेकिन किसी का अगर ठीक नहीं हो रहा तो वो हो सकता है कि फेरेंजाइटिस भी हो। और दूसरी एक और चीज़, एडिनॉइड्स के बारे में बात हो रही थी,
तो मोस्टली हम जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो एडिनॉइड्स के साथ भी आते हैं, टॉन्सिल्स के साथ भी आते हैं, तो हम उन दोनों का एक ही साथ ऑपरेशन कर देते हैं। तो और एडिनॉइड्स क्या होते हैं? एडिनॉइड्स नाक के पीछे एक छोटा सा गोश्त बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस वजह से नाक से हवा अंदर की तरफ नहीं जा पाती, ये नाक के पीछे होता है। तो उस वजह से वो एक्सरे में हमें पता चल जाता है कि वो उसका बड़ा हुआ है। तो उस वजह से पेशेंट्स जैसे बच्चे होते हैं, अगर आपने कुछ बच्चों को देखा, उनका मुंह यूँ बड़ा सा होता है, ऐसे इनके दांत ऐसे बाहर निकले हुए होते हैं, तो वो इस वजह से होते हैं क्योंकि उनको नाक से हवा ही नहीं जा पा रही, तो उस वजह से वो सांस कहाँ से ले रहे हैं? मुंह से ले रहे हैं। जब मुंह से ले रहे हैं तो उनका मुंह का स्ट्रक्चर ही वैसा हो जाता है। उन बच्चों में कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे वो रात में सोते सोते पेशाब कर देते हैं, या वो पढ़ाई में थोड़े वीक होते हैं। तो उनकी ये रीजंस होते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से उनको ये मसले आते हैं। तो फिर उसके लिए हमें एडिनॉइड का ऑपरेशन भी करना पड़ता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे सवाल से, और एक और चीज़ भी है कि लोग डरते हैं जो है सर्जरी करवाने से नाक की। तो हम इस हवाले से बात करेंगे कि नाक का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है। फिर अब एक टाइम होता है छोटे से ब्रेक का, बोले चारों का अनुवाद भी एक वन वी ब्रेक की सूरी ब्रेक अवती मरागा शबर करें। वशत के मैंने वशी बोले चारों का अच्छो ब्रेकाचे पहले मग पुत्रान कन गए थे जस्ती चम गोश पो से बाबता बलेमशी के लाती मर्दमानी जस्ती फोन से गोश्त बड़ी थी या अड्डे चीज़ें मसला भी थी आज जस्ती तोड़ सा के अगर माँ जस्ती ऑपरेट करवाई थी या मैं सर्जरी करवाई गोरा जस्ती मैं पूजे जो शेफ ही हाँ ख़राब गई थी मर्दम गोशा कि मैं पूज बनते जंड भी थी, अगर जंड नहीं कि मैं शेप के फोन से आइए जैसे शेप खराब गई थी नहीं मगोशा के जस्ती वारी गप सच्ची ना मुझे कि मैं नजाना ना ही शाही पे मैं नौबत का मैंने सारा अल्लाह कभी क्योंकि मैं सर्जरी भी करवाई ना गोड़ा जस्ती बाजी मर तुम्हारी चीज़ें बाबत तोड़ सस्ती और गोशा की हमारा दवाओ दरमान बेलते ये चीज़ें जस्ती खलास पिकने तागर माँ ये जस्ती नादराया माँ ची गोड़ा ये गप्पा जस्ती मौजूद था कने ताकि मनी जस्ती गेस्ट या यार भी समझा पाते जो है बशीर साहब ये है कि बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि जो है हमारी नाक की हड्डी है गोश्त है, अगर वो गोश्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अगर हम जो है सर्जरी करवाएं तो जो है शेप ख़राब हो जाता है नाक का। तो सब ये बोलते हैं कि जो है अगर फेस का दारो मदार नाक के ऊपर है, जो शेप अगर बिगड़ गई तो पूरा फेस का स्ट्रक्चर ही ख़राब रहता है, तो लोगों को डर लगता है, वो नहीं करवाते। इनकेस अगर सर्जरी की नीड भी होती है वो ये बोलते कि दवाई से ख़त्म कर दें। बिल्कुल। तो आप इस हवाले से क्या कहें? देखें, सबसे पहले डिविएटेड नेजल सेप्टम, उसका मतलब है नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, ये एक चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ है गोश का बढ़ जाना, उसको कहते हैं टर्बिनेट्स इनलार्जमेंट, जो कि साइडों पे होती है। नाक की हड्डी बीच में होती है और वो साइडों पे होती है, वो बढ़ जाती है एलर्जी की वजह से। डिफरेंट नाक की हड्डी के भी बहुत डिफरेंट रीजंस होते हैं। अब आपका सवाल ये है कि उसका शेप चेंज हो जाता है या चेंज नहीं हो जाता। देखें, सबसे पहले हमें ऑपरेटिव टेक्निक डॉक्टर को हमें ऐसी सिखाई गई हैं कि जिसमें हम शेप नहीं चेंज होने देते। इनफैक्ट अगर शेप टेढ़ा है तो हम उसको सीधा कर सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम जब ऑपरेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेप्टोप्लास्टी, तो हम उसमें ये करते हैं कि ये जो आगे का हिस्सा है इसके 2 सेंटीमीटर का कार्टिलेज हम छोड़ते हैं, ठीक है। और जो ये पूरा ऊपर का कार्टिलेज है ये 1 सेंटीमीटर हम छोड़ देते हैं। आपकी हड्डी कहाँ से? नीचे से सारी सीधी हो रही है, ऊपर को हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। जो ऊपर से टेढ़ी है उस पर हम थोड़े थोड़े से गैप पे निशान बना देते हैं, जिससे वो वापस अपनी जगह पे आ जाती है। तो इस वजह से हड्डी जो शेप चेंज होने का मसला है उसका कोई भी वो नहीं है। इनफैक्ट जिनका शेप खराब होता है तो उसमें हम करते हैं सेप्टोप्लास्टी नहीं करते, उसमें हम करते हैं फिर सेप्टोराइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी का मतलब ये होता है कि आप नाक को अंदर हड्डी सीधे करने के साथ साथ बाहर से भी सीधा कर रहे हैं। सेप्टोप्लास्टी नाक अंदर से हड्डी सीधी करना, राइनोप्लास्टी बाहर से भी सीधा करना। तो जिनकी हड्डी बहुत टेढ़ी होती हैं उनको हम फिर यहाँ से एक छोटा सा इंसिजन दे देते हैं और फिर यहाँ से सीधा कर लेते हैं, या फिर यहाँ से पूरा फ्लैप उठा के यहाँ से सीधा कर देते हैं। तो देयर आर रीजन। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है कि शेप जो है वो चेंज हो जाता है नाक का ऑपरेशन के बाद, ऐसा नहीं है।
हाँ, और गोश्त का मसला, गोश्त से कोई भी वो नहीं होता, गोश्त तो वैसे भी लेटरल वॉल पे, उसको हम सिर्फ थोड़ा सा जला देते हैं, या एक चीज होती है जिससे जला देते हाँ मतलब उसको डायथर्मी हम उसको कहते हैं, कॉटराइजेशन हम उसको अगर कहें तो कॉटराइजेशन कर देते हैं। और दूसरी चीज जो होती है उसमें हम उसको फ्रैक्चर कर देते हैं, जो नाक की हड्डी होती है उसको हल्का सा एक फ्रैक्चर कर देते हैं, उससे वो खुद ब खुद अंदर हो जाता है। तो ये मिसकंसेप्शन है कि नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है या ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम ये सारा हिस्सा जो ऊपर का है ये उसको बचा लेते हैं। अगर हम इस तरह से देखें तो बहुत सारी ऐसी सर्जरीज होती है जिसमें लाखों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं जो है नाक की शेप को सही करने। बिल्कुल बिल्कुल, ये राइनोप्लास्टी होती है। अब राइनोप्लास्टी में ये होता है कि फिर हमें दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, उसमें हम कहते हैं ओपन और क्लोज्ड। ओपन में ये होता है कि हम यहाँ से बिल्कुल इधर एक इंसिजन देते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से हम पूरा फ्लैप ऊपर करके वो नाक की हड्डी सीधी कर देते हैं। किसी को मसला यहाँ पे हम्प होता है, मतलब किसी की सिर्फ नाक की हड्डी थोड़ी सी ऊपर आई हुई होती है और फिर वापस जाए, तो उसके लिए हम यहाँ से इंसिजन देके यहाँ से वो कर लेते हैं। तो वो इतने छोटे छोटे से इंसिजन होते हैं कि वो पता भी नहीं चलता किसी को कि कैसे हुआ या कोई निशान था या नहीं था। और जो नाक की हड्डी सीधी करने का ऑपरेशन जो मैं बता रहा था वो हम नाक के अंदर से ही कर लेते हैं, हमें बाहर से कोई इंसिजन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो पता ही नहीं चलता कि कोई ऑपरेशन हुआ है। तो ये थोड़े मिसकंसेप्शन है जो कि आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। तो कोई भी नाक की हड्डी का उसमें कोई मसला नहीं होता, शेप का या कोई मसला नहीं होता। तो ऐसा है कि जैसे लोगों की नाक सही है फिर भी ना उनको मसला होता है कि वो उनको ना अपना कस्टमाइज एक नाक चाहिए होता है जी। तो इस तरह की बहुत सारी सर्जरी होती है कि आप दिखाओ, क्या उनका कोई नुकसान होता है? देखिए हर सर्जरी में मैं कभी भी, इनफैक्ट दवाइयों का भी नुकसान है, ठीक है, सर्जरी में भी बहुत नुकसान होता है। आप बेहोश होते हो, आपको बेहोशी की दवाई लगती है, बेहोशी की दवाई में कोई आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। उसके अलावा जब आप ऑपरेशन करते हो तो कभी कभार कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई डायथर्मी में कोई मसला हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो कभी भी ये तो मैं नहीं कह सकता कि आप 100%, क्योंकि आप कोई भी चीज़ करोगे, आप एक पैनाडोल भी लेते हो तो उसका भी साइड इफेक्ट अगर होने को हो सकता है किसी को, ठीक है, तो वो तो साइड इफेक्ट आ सकता है। लेकिन वैसे बेसिकली अगर 1000 लोगों में अगर किसी एक को मसला आता है तो उसको फिर हम ये नहीं कहेंगे कि वो साइड इफेक्ट है, वो एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है। लेकिन वैसे कोई भी मसला नहीं होता, हम इतनी सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, कभी भी कोई ऐसा मसला नहीं आता। नहीं, अगर हम देखें सर्जरी वगैरह तो बहुत सारे जो है एक्टर एक्ट्रेस सेलिब्रिटीज जो है इस तरह की सर्जरी जो है प्रिपेयर करती हैं, पर ये है कि बहुत ज़्यादा सर्जरी करवाने से जो है उनके फेस का पूरा जो है वो खराब हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि बिल्कुल एग्जैक्टली उसमें असल में सिर्फ वो सर्जरीज नहीं होती, उसमें बोटॉक्स के इंजेक्शन होते हैं, स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन होते हैं, वो फिर बहुत साइड इफेक्ट्स दे जाते हैं। अब बोटॉक्स है उसका बहुत साइड इफेक्ट है, ठीक है, वो एसिटाइल कोलिन को रोकता है, वो आपको एकदम से स्वेल कर सकता है, ठीक है, अगर आपने मसल में नहीं दिया, कहीं भी गलत जगह पे दिया तो मसला हो सकता है। स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, या हम लोगों को भी पता होता है कि मोटा हो जाता है इंसान, बंदा बड़ा, तो ये मसले हैं। तो वो सारे जो देखें, मैं ये कहता हूँ अगर नाक की हड्डी किसी को देखने में मसला है तो वो भी बहुत सारे तरीके हैं, लेज़र से भी हो सकती है ठीक, ऑपरेशन से भी हो सकती है ठीक, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप कराएं अगर आपको बिल्कुल लगता है। लेकिन जो स्पेशली बहुत ज़्यादा फिर जब चले जाते हैं कि मुझे लिप फिलर कराना है, ये कराना है, वो कराना है, तो वो ऑब्वियसली उनकी डिमांड्स होती हैं, वो करवाते हैं, लेकिन फिर उसमें फिर जाहिर सी बात है कोई साइड इफेक्ट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मैं तो जो है कुछ अदाकारा है उनको देखकर ना मैं कभी कभी पहचान नहीं पाती क्या सच में ये है, क्योंकि अगर हम उनकी पहले की तस्वीरें देखें और अब की तस्वीरें देखें बहुत फ़र्क होता है उनमें। हाँ, आप मेकअप करें, मेकअप से भी आप जो है चेंज कर सकते हैं, पर ये है कि सर्जरी करवाया है यहाँ से मतलब एक अजीब सी शक्ल हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। असल में हम लोग का एक ये भी होता है कि टीवी के लिए कोई और शक्ल चाहिए होती है, और रियलिटी में हम जब किसी को रियल में देखते हैं तो हमें बहुत डिफरेंट लगता है, और टीवी पे देखते हैं तो बहुत डिफरेंट लगता है, क्योंकि वो मेकअप होता है, उनका फेस ऐसा होता है। जैसे हम टीवी पे बहुत, अगर हम पतले हैं तो हम टीवी पे थोड़ा सा मोटा आते हैं, तो लोग टीवी को देख के फिर अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि हमें उस हिसाब से स्क्रीन पे ऐसा आना है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ नेचुरल है और आप उसको ज़्यादा वो करोगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफेक्ट आ सकता है। अब कितने लोगों का बिल्कुल सही हो जाता है, कितने ट्रांसप्लांट होते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं, कितने लोगों के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन किसी एक को मसला भी आ सकता है। तो अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना कराना चाहता है। मेरा अपना ये होता है कि जो चीज़ ज़रूरी है वो ज़रूर करवाए इंसान। अब कुछ लोगों की डिमांड्स हैं जो कि उनकी फील्ड में ज़रूरी है, तो फिर वो करवाएं, तो किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं तो वो मसला नहीं आता। करवाएं, पर ये नहीं कि आप जो है पूरी शक्ल ही बदल दें। अब ये तो देंगे उन फील्ड वालों को ही कह सकते हैं हम कि क्योंकि जैसे सबको पता चल रहा होता है कि इसने भाई सर्जरी करवाई है, क्योंकि वो शक्ल ही नहीं रही थी आपकी। बिल्कुल, ये तो फैक्ट है।
ये तो फैक्ट है। अब उनकी डिमांड्स होती हैं तो हम उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। और आजकल काफ़ी डर्माटोलॉजिस्ट और इस तरह के कॉस्मेटिक सर्जरीज बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं अब, तो करवाएं, ज़रूरत है तो बिल्कुल करवाएं, ये नहीं है कि ना करवाएं, लेकिन किसी अच्छे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से करवाएं, क्योंकि लोग आजकल जो है ना किसी से भी करवा लेते हैं, कम पैसे, यहाँ पे कम पैसे हैं तो यहाँ से करा लेते हैं, यहाँ कम पैसे हैं तो यहाँ से करा लेते हैं, तो वो फिर जो है ना आपको एक चीज़ भी अगर थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है ना तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स फिर काफ़ी टाइम तक चले जाते हैं। तो ये है कि किसी स्पेशलाइज्ड लोगों से करवाएं तो फिर ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। चलिए हम अब जो बात करते हैं वो कानों की, तो अमूमन लोगों बोले मेरे कान में कुछ कचरा फंस गया है, जी, क्या जी। है क्या नहीं, इस हवाले से अमूमन वो क्या होता है, कान में कचरा किस तरह से फंसा है, ये चीज़ ये देखें अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचुरली है कि कान में एक चीज़ है, सिक्रीशंस, एक वैक्स है, वो डेवलप होती रहती है, ठीक है, और कान में अल्लाह ताला ने निज़ाम ये रखा हुआ है, वो खुद ब खुद बाहर भी हो जाती है, ठीक है। जो लोग कान में तीलियां डालते हैं वो नहीं डालनी चाहिए, लेकिन कभी कभार कुछ लोगों का निज़ाम ऐसा होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या निकल नहीं रहा, तो इस वजह से वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं। तो लोग ये करते हैं कि देसी टोटके वगैरह इस्तेमाल करके और कान में अलग से तेल डाल के और सरसों के तेल और पता नहीं क्या क्या रेमेडीज़ करते हैं और फिर उसके बाद वो करते हैं कि ठीक हो जाएगा, तो ऐसे ठीक नहीं होता। इसके लिए आप डॉक्टर के पास आ जाएं, वो एक ड्रॉप्स होते हैं, वो इस्तेमाल करके उस कान के कचरे को नरम करके सक्शन करके हम उसको जो है वो साफ़ कर देते हैं। तो बेसिकली ये कान के कचरे को खुद जो है वो लोग कान में तीलियां डाल डाल के जो करते हैं वो गलत है, उससे कान के पर्दे को नुकसान हो सकता है। और एक और चीज़ भी है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है, कुछ जो है एक पेपर होता है, उसको कान में डालने के बाद उस पर आग लगाते हैं, ठीक है, जब वो जल चुका होता है फिर उस पेपर को निकाल दें, इतना सा पेपर होता है, ठीक है, अच्छा। जब वो इतना सा जल जाए फिर उसको मतलब वो निकाल लेंगे कान से, फिर उसके अंदर से वो जितना भी कचरा होता है कान का उस पेपर में आ जाता है। नहीं, ऐसा तो मैंने देखा नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे ये जो सोशल मीडिया पे तो बहुत आजकल ज्यादा वायरल हो चुकी है और जो है हजारों की तादाद में, लाखों अच्छा। की तादाद में लोग इस चीज़ को परचेज कर रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और जो है वो यूज़ करते हैं इस चीज़ को और इसका रिव्यू भी दे रहे सही हैं है। कि हाँ ये वाकई ये चीज़ है जो हमारे कान का जो कचरा है वो इस चीज़ से निकल रहा है। अच्छा, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने ना कभी मेडिकली इस बारे में पढ़ा है इस चीज़ को कि इस तरीके से कोई चीज़ हो सकती है, बट मेरे ख्याल से तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ऑब्वियसली मैं देखूंगा तो कोई शायद कोई साइंस हो उसके पीछे, तो वो मैं बता नहीं सकता क्योंकि नहीं, अगर मैं इस हवाले से बात कर रही हूँ तो जो है बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ देखी, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। एक जो है पेपर की तरह होता है, अगर मैं इस पेपर को यूँ करके रोल करके दिखाऊँ आपको, इस तरह से वो रोल होता है, देन वो आपके कान में उसको फिक्स करके यहाँ से इसको जलाते हैं। अच्छा, जलाने के बाद वो आप जब वो जल जाता है फिर उसके बाद उस पेपर को कान से निकाल के उसको खोलते हैं तो उसके अंदर वो जो पूरा वो आपके अच्छा। कान का कचरा होता है अच्छा। वो उसके अंदर चला आई हैव जाता है। नो आइडिया अबाउट दिस, मैं इस चीज़ को ना मैंने कभी देखा ना मैं इस चीज़ पे कुछ कमेंट कर सकता हूँ। और मैं इस चीज से पता है डर गई थी कि आप इसको वो जला रहे हो, आपका पूरा गलत कान होगा, प्रॉबेबली ये गलत ही हाँ। होगा क्योंकि ये तरीका है नहीं। बेसिकली तो जो मैंने तरीका बताया वही होता है। अब पता नहीं ये क्या है, आजकल इतनी सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं कि हम भी कभी कभार देखते हैं कि अच्छा ये भी होने लगा है, ये भी होने लगा है, सो कह नहीं सकते कुछ जब तक मैं उस चीज़ को पर्सनली ना देखूं, लेकिन ये है कि ऐसा मेरी नज़र में पॉसिबल नहीं है, ऐसा ना हो कि आपका कान और ख़राब हो जाए इन चीज़ों से। बिल्कुल। तो इस चीज़ से मैं बोलूँगा कि और अवॉइड ही करें। अगर जो है वो कान की सफाई की बात करें तो किस तरह से कान की सफाई होती है, देखिए उसका क्या कान प्रोसेस जी होता है? कान में देखिए तीली नहीं डालनी चाहिए। कान की सफाई इस तरह होनी चाहिए कि आप जब शावर वगैरह लेके बाहर आए तो आपने से बाहर से थोड़ा सा जो मैल होता है वो बाहर से आपने टिश्यू लिया और टिश्यू से साफ कर लिया, इधर से भी और इस साइड से भी, क्योंकि जो मैल होगा वो बाहर की तरफ खुद ब खुद आ जाएगा। कान में तीली नहीं डालनी चाहिए क्योंकि उससे ट्रॉमा के चांसेस होते हैं। तो हम लोग मोस्टली जो लोग शावर लेके आजकल बड़ी ये ईयर बर्किंग करते हैं, इस तरह करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। आप शावर लें, बाहर टिश्यू से जो आपको नज़र आ रहा है वो आप साफ कर लें, दैट्स इट। और उसके अलावा जो होता है कि जो है सुनाई कम आ रही है, कान में दर्द हो रहा है, तो हॉस्पिटल जाके क्लिनिक जाके एक जो है स्पेशल कान की सफाई का नाम दिया जाता है उसे, उसका प्रोसेस बताएं वो क्या होता है और क्यों नीड होती है कान की सफाई? देखें काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरे कान में कचरा है, ठीक है, मैं देखता हूँ कान में कचरा ही नहीं होता, मसला दूसरा होता है, ठीक है। तो एक तो ये वजह होती है। कुछ लोगों को कान में कचरा भी होता है, तो जब हम देखते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए सोडा ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप्स होते हैं, क्योंकि उससे ये होता है कि कचरा नरम हो जाता है, उससे ट्रॉमा के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम सख्त कचरा बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ट्रॉमा हो सकता है, जो कान की एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उस पर ट्रॉमा हो सकता है, ज़ख़म हो सकता है, पर्दे पे ज़ख़म हो सकता है।
तो पेशेंट कभी कभार आते हैं, सर हम आपके पास अभी आए इतनी मुश्किलों से, आप आज ही कर दें, आज ही कर दें, अभी कर दें। सही है। तो हम उनको मुश्किल ही ना हो जाए फिर आपको। तो हम उनको बहुत समझाते हैं कि नहीं अभी नहीं करवाएं, इसको एक हफ्ता रुक जाएं, फिर सर हमें फीस देनी पड़ेगी, ऐसे ही करवा लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ आप ऐसे ही करवा लीजिएगा, लेकिन अभी ना करवाएं, आपको मसला हो जाएगा। लेकिन वो कुछ लोग होते हैं जो, तो बड़ा ज़रूरी है कि या तो फिर आप पहले से डालते हुए आ रहे हो, तो वो पेशेंट, लेकिन पता नहीं ना कचरा है या नहीं है, तो इसलिए सोडा ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप्स के बाद वो नरम हो जाता है। उसके बाद हम सक्शनिंग करते हैं, सक्शनिंग से जो पूरा जो वैक्स होता है वो हम उसको बाहर ले लेते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल से आए और उनको हमें आज ही आज करके दे दें। मैं ऑफिस की छुट्टी करके आया हूँ, हमें आज ही आज कर दें। अरे कैसे कर दें? तो वो बेसिकली सच्ची में छुट्टी ना हो जाए। बड़ा मुश्किल होता है कुछ लोगों को समझाना, लेकिन फिर कोशिश करते हैं कि वो समझ जाएं, ताकि या फिर अगर हम नहीं मानते और हम पे जबरदस्ती निकालने की कोशिश। कुछ लोग अपने साथ जो है, अगर मैं कहूँ कि बलूची में एक अल्फाज यूज किया जाता है वडेरा, जो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं ना, वो लोग लेकर वो तो बोलते हैं कि हमें तो आज ही बस करके दें, आप कैसे करके, फिर जब खुद ही निकालते हैं और दर्द होता है ना, अच्छा डॉक्टर साहब आएंगे आपके पास अगले। तो वही वाला सीन होता है कि शॉपकीपर बोला है कि ये 1000 रुपए का है, तो बराबर में जो साथ में होती है नहीं 100 रुपए का। आप चाहे जितनी भी सस्ती चीज लेके आ जाए, वो यही बोलेगा इससे सस्ती मिल जाती है। और वो मिल भी जाती है, exactly, मिल भी जाती है। और ये मतलब कैसे मिल गए? अगर जैसे हम किसी के साथ जाते हैं तो ना उनको नहीं आता कि ये चीज देख कर ही पहचान जाते हैं कि चीज कितने की है। और जहाँ पे कम नहीं करवाना होता तो हम नहीं करवाते। अब वो चीज दिख रही है कि आपको जो है वो 200 में मिल जाएगी, आपको जो है 1000 रुपए का बोला है, तो आप उसको डायरेक्ट बोल दो 100 रुपए, वो 200 में खुद ही आता है। ये तो आप लोगों की लड़कियों की बार्गेनिंग पावर से हम लोग तो नहीं जीत सकते। इसमें बहुत सारी, अगर मैं कहूँ कि जो है, मैंने कल ही एक रील देखी थी, इसके ऊपर वो ये थी कि जो है एक लड़का और एक लड़की जाते हैं शॉप पे, ठीक है, स्वेटर जो होता है, तो शॉपकीपर जो है, शॉपकीपर से पूछता है वो लड़का कि ये कितने का है, तो ये 1500, ठीक है। तो वो लड़का बेचारा बोलता है कि आप 1000 में दे देना, बोलता है नहीं 1500। वो लड़की ने ऐसे उसके हाथ से स्वेटर छीन के बोल दी और यूं करके देती 100 रुपए। वो शॉपकीपर उसको पैक करके शॉपर में डाल के छोटू की तरफ भेजता है, छोटू 200 में दे दो। और वो लड़का परेशान होता है, कहाँ वो 1500 की चीज उससे 200 में ले ली। ये तो हम देखें लड़कियों का ये जो पावर है, बार्गेनिंग पावर है। और जो इनका एक ये जुमला होता है कि अगली दुकान पे से सस्ता मिल रहा है, मैं छोड़ के आई हूँ, और ये से सस्ता वहां पे था। क्या आप ये सारे जो है हम देख चुके हैं, सारे राज पास हो रहे। मैं जा रही हूँ कभी। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं इस दुकान में तो पहले भी आई हूँ और वो दुकान आज ही खुली हुई है। या पहले तो आप इतने का दे रहे थे, हालांकि सामान अभी आया होता है। और बहुत सारे जो है वो पेशेंट रहते हैं, हमने तो आपसे पहले भी चेकअप करवाया है, बिल्कुल, मैं तो आज ही डॉक्टर बन के आई हूँ, मुझे आज ही डिग्री मिली है। मैं तो आज ही हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो खैर लड़कियों को इस बारे में तो होता है, इनका एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लगा आप आए प्रोग्राम में, और हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो चुका है। आपको कोई मैसेज? मैसेज ये है कि बस हमारे, वैसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे एक मुर्शिद हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे अभी सेहत कार्ड बलूचिस्तान का ओपन है, और वहाँ पे सारे इलाज हो रहे हैं, मुफ्त इलाज हो रहे हैं, मुफ्त ऑपरेशन हो रहे हैं। तो मेरा यही होगा कि आप लोग जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं वो आएँ, बिल्कुल सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे है वो, तो बड़ा इजीली उनको एक्सेस है, तो वहाँ आएँ, अपना इलाज कराएं। और बाकी ये है कि होपफुल रहें अपने कंट्री से, आगे हर कोई अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को करने की कोशिश करे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। गोलचारों का मैं जैसी मरागा शवाद हलास पुता और जैसी अगर मुर्शिद हॉस्पिटल का बिजने उदा जैसी बलूचिस्तान सेहत कार्ड अस्ती सहूलत अस्ती आसराती अस्ती गोड़ा बलूचिस्तान मर्दम गोशक्ष उदा ब्यायता जैसे अमा मर्दम के नातरा हाँ अमा उदा ब्याया वती इलाज अब करवाइना गोले चारों का नुशुमार देगी थी उस्टार इजाज़त अंचमा दुआओं थी मरागश बिंदात को दुआओं थी मरागश मलास कनी वश बातें कुछ वश बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ने गबान, अल्लाह में यारे।